अच्छा, कभी किसी वेबसाइट पर जाकर ऐसा लगा है कि वो आपसे बात कर रही हो, कि हर क्लिक पर, हर स्क्रॉल पर वो जैसे जिंदा हो उठती है? हाँ, बिल्कुल। और फिर ऐसी भी वेबसाइट्स होती हैं जो मतलब बस होती हैं, स्थिर, बेजान। जानकारी का एक डिजिटल पन्ना बस। एग्जैक्टली तो सवाल ये है कि इन दोनों के बीच का फर्क क्या है? वो कौन सी, क्या कहते हैं, चिंगारी है जो कोड की लाइनों में जान डाल देती है? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। हमारे पास एक बेहतरीन सोर्स है, मास्टरिंग मॉडर्न वेब डायनामिक्स, CSS मोशन एंड वेरिएबल्स। और हमारा मिशन है उन 3 जादुई शक्तियों को समझना जो एक वेब डेवलपर को एक बेजान पेज को जिंदा करने में मदद करती हैं। बिल्कुल सही कहा। और ये सिर्फ सुंदर दिखने के बारे में नहीं है, ये यूजर को महसूस कराने के बारे में, एक कनेक्शन बनाने के बारे में है। और आज की चर्चा के 3 स्तंभ यही हैं। पहली शक्ति है बड़े नाटकीय करतब दिखाने की, यानी CSS एनिमेशन। अच्छा। दूसरी है छोटे छोटे नजाकत भरे इशारों को समझने की, यानी ट्रांजिशन। और तीसरी, जो शायद सबसे शक्तिशाली है, वो है इन सब को एक ही धागे में पिरोने की, CSS कस्टम प्रॉपर्टीज, जिन्हें हम आमतौर पर CSS वेरिएबल्स कहते हैं। बढ़िया। तो चलिए सबसे फ्लैशी चीज से शुरू करते हैं, एनिमेशन। जब कोई चीज पेज पर उड़कर आती है या लोड होते ही एक खास अंदाज में दिखती है तो ध्यान तो खींचती है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये होता कैसे है? मतलब CSS के पास ऐसा क्या है जो डेवलपर्स को किसी भी एलिमेंट को नचाने की ताकत दे देता है? इसकी सारी शक्ति एक नियम में छुपी है, एट की फ्रेम्स। एट की फ्रेम्स? हाँ, इसे आप एनिमेशन का DNA समझिए। ये आपको सिर्फ स्टार्ट और एंड पॉइंट बताने की सुविधा नहीं देता, बल्कि बीच की पूरी यात्रा को कंट्रोल करने की आजादी देता है। सोर्स में क्लासिक स्लाइड इन एनिमेशन का उदाहरण है जो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाता है। हाँ, मैंने वो देखा था। कोड की कुछ ही लाइनें हैं, लेकिन असर काफी दमदार है। एग्जैक्टली। डेवलपर पहले एट की फ्रेम्स स्लाइड इन लिखकर एनिमेशन को एक नाम देता है। फिर वो बताता है कि यात्रा कहाँ से शुरू होगी, फ्रॉम transform.translatex -100%। ओके, मतलब स्क्रीन के बाहर से। हाँ, स्क्रीन से पूरी तरह बाहर, बाई तरफ से। और मंजिल क्या है? to transform.translatex 0, यानी अपनी असली जगह पर आकर रुक जाना। फिर आप किसी भी एलिमेंट पर बस ये एनिमेशन लगा देते हैं, जैसे एलिमेंट animation.slide-in 2s ease in out। ओके, यहाँ ये जो ईज इन आउट वाला हिस्सा है ये मुझे हमेशा थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। मतलब ये बस चीजों को स्मूथ बना देता है ना? ये सिर्फ स्मूथ बनाने से कहीं ज्यादा है, और ये छोटी सी चीज बहुत मायने रखती है। अच्छा। आप सोचिए, असल दुनिया में कोई भी चीज, चाहे वो कार हो या गेंद, तुरंत अपनी पूरी रफ्तार से शुरू होकर अचानक से नहीं रुकती। उसमें एक एक्सेलरेशन होता है, एक डिसेलरेशन होता है, एक लय होती है। सही बात है। ईज इन आउट उसी भौतिकी की नकल करता है। धीमी शुरुआत, बीच में तेजी, और फिर धीमा अंत। और जब हम अपने UI में इस असल दुनिया की नकल करते हैं तो वो यूजर को ज्यादा स्वाभाविक और विश्वसनीय लगता है। वाह, ये तो मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा था। मतलब ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है एक तरह से, हाँ। तो डेवलपर के पास इस पर पूरा कंट्रोल होता है, एक फिल्म डायरेक्टर की तरह जो हर सीन को फ्रेम बाय फ्रेम कंट्रोल करता है। बिल्कुल सही उपमा है। और इस कंट्रोल को और भी बारीक बनाने के लिए कई प्रॉपर्टीज है। एनिमेशन नेम से आप बताते हैं कौन सा की फ्रेम इस्तेमाल करना है। ठीक है। एनिमेशन ड्यूरेशन से समय तय होता है। एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन से आप वो लय चुनते हैं, लीनियर यानी एक ही रफ्तार, या ईज जैसा कुछ और एनिमेशन डिले भी होता है शायद। हाँ, एनिमेशन डिले से आप एनिमेशन को थोड़ी देर बाद भी शुरू कर सकते हैं। और क्या हम इसे बार बार चला सकते हैं, जैसे कोई नाउ ओपन का साइन ब्लिंक करता रहता है? बिल्कुल। उसके लिए एनिमेशन आइटरेशन काउंट है। आप उसे एक बार चलाएं, 10 बार चलाएं, या इन्फिनिट सेट करके हमेशा के लिए चलाते रहें। क्या बात है। इतना ही नहीं, एनिमेशन डायरेक्शन से आप ये भी तय कर सकते हैं कि एनिमेशन सीधा चले, फिर उल्टा चले, और फिर सीधा। इन सब को मिलाकर एक डेवलपर लगभग किसी भी तरह का मोशन इफेक्ट बना सकता है। ये एनिमेशन तो दमदार हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर हर चीज हर समय हिलती डुलती रहेगी तो यूजर परेशान हो जाएगा। हो सकता है। अगर हर बटन पर क्लिक करने पर वो कलाबाजी खाने लगे तो ये बहुत डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है। क्या हर छोटे मोटे इफेक्ट के लिए इतना लंबा चौड़ा एड की फ्रेम्स कोड लिखना पड़ता है? ये तो बहुत ज्यादा काम लगता है। बहुत अच्छा पॉइंट है, और इसका जवाब है नहीं। यहीं पर हमारी दूसरी शक्ति काम आती है, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन? हाँ, एनिमेशन बड़े
स्टेज पर होने वाले परफॉर्मेंस की तरह हैं, जबकि ट्रांजिशन दो लोगों के बीच के छोटे-छोटे शांत इशारों की तरह है। ये दो अवस्थाओं के बीच, जैसे माउस आने से पहले और माउस आने के बाद, एक सहज बदलाव के लिए बने हैं और इन्हें लागू करना एनिमेशन से कहीं ज्यादा आसान है। अच्छा, तो ये उन छोटी छोटी चीजों के लिए है जो हम हर वेबसाइट पर देखते हैं, जैसे किसी लिंक पर माउस ले जाने पर उसका रंग बदल जाता है। बिल्कुल। सोर्स में बटन के होवर इफेक्ट का उदाहरण इसे एकदम साफ कर देता है। मान लीजिए आपके पास एक नीला बटन है। सामान्य अवस्था में बटन का बैकग्राउंड कलर नीला है। अब आप बस एक लाइन जोड़ते हैं, ट्रांजिशन बैकग्राउंड कलर 0.3s ईज। ओके। ये CSS को एक निर्देश है। सावधान, जब भी इस बटन का बैकग्राउंड कलर बदले तो झटके से मत बदलना। 0.3 सेकंड का समय लेकर आराम से बदलना। और फिर आप बताते हैं कि होवर करने पर रंग बदलना है। एग्जैक्टली आप बटन के हवर के लिए एक नया बैकग्राउंड कलर, मान लीजिए हरा, सेट कर देते हैं। अब जैसे ही यूजर का कर्सर बटन पर आता है, ब्राउजर देखता है कि रंग बदलने का निर्देश है, लेकिन उसे ये भी याद है कि बदलाव आराम से करना है। तो रंग नीले से हरे में 0.3 सेकंड में बदलता है। हाँ, झटका खत्म, एक रेशमी एहसास बाकी। ये छोटी सी चीज अनुभव में जमीन आसमान का फर्क ला देती है। ये ऐसा है जैसे वेबसाइट आपकी मौजूदगी को मान रही है, आपको एक छोटा सा विजुअल हाँ कह रही है कि मैंने तुम्हारा एक्शन देख लिया है। आपने इसकी आत्मा को पकड़ लिया। ये यूजर के साथ एक संवाद बनाने जैसा है। ट्रांजिशन के लिए भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी बताता है कि किस चीज पर बदलाव लागू हो, रंग, आकार, पोजीशन। ट्रांजिशन ड्यूरेशन समय बताता है, और ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन रफ्तार की लय तय करता है। जब इनका सही इस्तेमाल होता है तो ये यूजर को गाइड करते हैं बिना उन पर हावी हुए। ठीक है, ये समझ में आता है। एनिमेशन बड़े पलों के लिए, ट्रांजिशन छोटे इंटरैक्टिव पलों के लिए। लेकिन अब एक असली दुनिया की चुनौती की बात करते हैं। जरूर। मान लीजिए हम एक बहुत बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइट पर काम कर रहे हैं, हजारों लाइन का CSS है, और एक दिन क्लाइंट आता है और कहता है हमारी ब्रांडिंग बदल गई है, हमारा जो प्राइमरी नीला रंग है उसे थोड़ा और गहरा कर दो। ये तो हर डेवलपर का बुरा सपना है। ये सुनते ही डेवलपर के तो पसीने छूट जाएंगे। क्या उसे हर फाइल में जाकर वो नीला रंग ढूंढकर बदलना पड़ेगा? पहले तो यही एक बहुत बड़ा सिरदर्द था। ये फाइंड एंड रिप्लेस का एक खतरनाक खेल था जिसमें कुछ छूट जाने का डर हमेशा बना रहता था। लेकिन अब नहीं। अच्छा। और यहीं हमारी तीसरी और सबसे शक्तिशाली चीज आती है, CSS वेरिएबल्स। ये CSS में एक क्रांति की तरह है। वेरिएबल्स? ये तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसा लग रहा है। कॉन्सेप्ट वही है। आप एक मान को एक नाम दे देते हैं और फिर उस नाम का इस्तेमाल करते हैं। CSS में ये डबल डैश से शुरू होता है। आप अपनी स्टाइल शीट में सबसे ऊपर .root सिलेक्टर के अंदर लिख सकते हैं .root प्राइमरी कलर #3498db। एक मिनट, यहाँ .root का क्या मतलब है? ये कोई खास जगह है? अच्छा, ये एक सेंट्रल कंट्रोल रूम बनाने जैसा है। फिर जब भी आपको उस नीले रंग की जरूरत हो, आप हैश कोड नहीं लिखते, आप लिखते हैं बैकग्राउंड कलर var ऑफ प्राइमरी कलर। मैं समझ रहा हूँ, एक जगह बदलने से सब बदल जाता है। लेकिन क्या इससे चीजें और जटिल नहीं हो जाती? अब एक नए डेवलपर को जो टीम में आता है, उसे ये भी पता करना होगा कि ये प्राइमरी कलर आखिर कहाँ डिफाइन किया गया है। क्या ये कोड को समझने में एक और परत नहीं जोड़ रहा है? शुरुआत में ऐसा लग सकता है, लेकिन ये बिल्कुल उल्टा है। ये शॉर्ट टर्म मेहनत के बदले लॉन्ग टर्म सुकून देने जैसा है। एक बार जब टीम को पता चल जाता है कि सारे मुख्य रंग, फॉन्ट साइज, स्पेसिंग, वेरिएबल्स रूट में है, तो कोड बहुत ज्यादा पठनीय, मतलब रीडेबल और व्यवस्थित, मेंटेनेबल हो जाता है। आपको किसी एलिमेंट का रंग जानने के लिए 500 लाइन की फाइल नहीं छाननी पड़ती। CSS वेरिएबल्स की असली ताकत मुझे तब समझ आई जब एक क्लाइंट ने कहा कि उन्हें अपनी पूरी वेबसाइट की थीम दिवाली के लिए बदलनी है, सिर्फ 5 दिनों के लिए। नारंगी, सुनहरा, दियों वाला फील। ओह वाओ। वेरिएबल से पहले ये 1 हफ्ते का काम था। वेरिएबल्स के साथ हमने कुछ ही घंटों में एक पूरी नई कलर स्कीम लागू कर दी, बस 10-15 वेरिएबल्स की वैल्यू बदलकर। ये सच में गेम चेंजर है। वाह, ये तो कमाल का उदाहरण है। और क्या इसका इस्तेमाल सिर्फ रंगों के लिए होता है? बिल्कुल नहीं। आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, फॉन्ट साइज, बॉर्डर की मोटाई, एनिमेशन की स्पीड, कुछ भी। और सबसे बड़ी बात, जावास्क्रिप्ट इन वेरिएबल्स को रियल टाइम में बदल सकता है।
अच्छा, हाँ, इसी वजह से आज वेबसाइट्स पर डार्क मोड और लाइट मोड देना इतना आसान हो गया है। जावास्क्रिप्ट बस बॉडी पर एक क्लास बदलता है और सीएसएस में पहले से डिफाइन किए गए डार्क मोड वेरिएबल्स लागू हो जाते हैं। ठीक है, ये तीनों अलग-अलग बहुत शक्तिशाली हैं। एनिमेशन ड्रामा के लिए, ट्रांजिशन नज़ाकत के लिए और वेरिएबल्स व्यवस्था और शक्ति के लिए। लेकिन असली मजा तो तब होगा जब ये सब एक साथ काम करेंगे। बिल्कुल, असली जादू तब होता है जब ये तीनों एनिमेशन का ड्रामा, ट्रांजिशन की नज़ाकत और वेरिएबल्स की ताकत एक साथ काम करते हैं। चलिए सोर्स से एक सिंपल से दिखने वाले कार्ड का उदाहरण लेते हैं और देखते हैं कि ये तीनों मिलकर उसे कैसे एक जिंदा चीज बना देते हैं। हाँ, वो कार्ड वाला उदाहरण बहुत प्रैक्टिकल है, उसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। जरूर। सबसे पहले स्टेज सेट किया जाता है वेरिएबल्स के साथ। डॉट रूट में हम कुछ मान डिफाइन करते हैं। कार्ड बीजी जो कार्ड का सामान्य रंग है, कार्ड हॉवर बीजी यानी हॉवर पर कौन सा रंग होगा, और कार्ड ट्रांजिशन ड्यूरेशन मतलब बदलाव कितनी देर में होगा, मान लीजिए 0.3s। बिल्कुल, सब कुछ एक जगह पर। ठीक है, तो नींव वेरिएबल्स ने रखी, अब ट्रांजिशन का रोल आता होगा। सही पकड़े। डॉट कार्ड क्लास पर हम ट्रांजिशन प्रॉपर्टी लगाते हैं और उसे बताते हैं कि बैकग्राउंड कलर और ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में कोई भी बदलाव हो तो वो वैर कार्ड ट्रांजिशन ड्यूरेशन के हिसाब से हो। ओके। अब हम डॉट कार्ड डॉट हॉवर के लिए स्टाइल लिखते हैं। हम कहते हैं कि हॉवर होने पर बैकग्राउंड कलर को वैर कार्ड हॉवर बीजी कर दो और ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट y-10px से कार्ड को थोड़ा सा 10 पिक्सल ऊपर उठा दो। और क्योंकि ट्रांजिशन प्रॉपर्टी पहले से लगी हुई है तो ये ऊपर उठने और रंग बदलने का काम झटके से नहीं बल्कि बहुत ही स्मूथ तरीके से होगा। क्या बात है। तो एनिमेशन कहाँ है इसमें? एनिमेशन है कार्ड के ग्रैंड एंट्री के लिए, जब कार्ड पहली बार पेज पर लोड होता है। इसके लिए एक एट की फ्रेम्स कार्ड पॉप बनाया गया है। ये ट्रांसफॉर्म डॉट स्केल और ओपेसिटी का इस्तेमाल करता है। 0% पर कार्ड थोड़ा छोटा होता है, जैसे स्केल 0.95, और लगभग अदृश्य ओपेसिटी 0.0। अच्छा। और 100% पर वो अपने पूरे आकार स्केल 1 और पूरी तरह विजिबल ओपेसिटी 1 हो जाता है। इस एनिमेशन को कार्ड पर लगा दिया जाता है। तो इसका मतलब जब पेज लोड होता है तो कार्ड एक हल्के पॉप इफेक्ट के साथ सामने आता है। हाँ, फिर जब यूजर उस पर माउस ले जाता है तो वो स्मूथली थोड़ा ऊपर उठता है और अपना रंग बदलता है, और ये सारे रंग, स्पीड, सब कुछ ऊपर वेरिएबल से कंट्रोल हो रहे हैं। एग्जैक्टली। अब वो सिर्फ एक स्थिर बक्सा नहीं है, वो एक इंटरैक्टिव एलिमेंट है जो यूजर को देख रहा है, उसके एक्शन पर प्रतिक्रिया दे रहा है और जिसका कोड साफ, व्यवस्थित और आसानी से बदलने लायक है। ये है इन तीनों तकनीकों का संगम। तो आज की हमारी बातचीत का निचोड़ यही है कि ये आधुनिक CSS तकनीकें सिर्फ चीजों को सुंदर बनाने के लिए नहीं है। बिल्कुल नहीं। एनिमेशन, ट्रांजिशन और कस्टम प्रॉपर्टीज मिलकर एक स्थिर डॉक्यूमेंट को एक गतिशील और आकर्षक अनुभव में बदल सकते हैं। ये यूजर के साथ एक रिश्ता बनाने जैसा है। बिल्कुल। इन तकनीकों में महारत हासिल करके डेवलपर्स सिर्फ वेबसाइट नहीं बनाते, वे अनुभव डिजाइन करते हैं। सही है। वे ऐसी दुनिया बनाते हैं जो न केवल यूजर का ध्यान खींचती है बल्कि एक स्थायी प्रभाव भी छोड़ती है। ये डेवलपर्स को एक कलाकार की तरह सोचने और वेब को अपने कैनवस के रूप में उपयोग करने की शक्ति देता है। बहुत खूब। तो चलिए आज की इस बातचीत को अपने श्रोताओं के लिए एक विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ समाप्त करते हैं। जब CSS जैसी तकनीकें वेब पर इतने सहज, शक्तिशाली और ऐप जैसा अनुभव बनाना संभव कर देती हैं, तो भविष्य में एक वेबसाइट और एक नेटिव मोबाइल ऐप के बीच के अनुभव का अंतर कितना रह जाएगा,